नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस करेंगे अब आपका वीकली करंट अफेयर्स जो होगा आपका 2 अगस्त 2021 से लेकर 8 अगस्त 2021 तक का। तो स्टार्ट करते हैं कुछ न्यूज़ से। तो पहली न्यूज़ लिखी हुई कि भारत की झोली में एक और रजत पदक। तो आप जानते हैं रवि दहिया सिल्वर मेडलिस्ट बने हैं टोक्यो ओलंपिक में। तो लिखा हुआ है पहलवान रवि दहिया, रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीतकर भारत की झोली में एक और पदक डाल दिया। अच्छा, जिन्हें पता नहीं है तो उन्हें बता दूं कि 2020 क्यों बोला जा रहा है, 2021 क्यों नहीं बोला जा रहा। तो ये थोड़ा याद रखना है कि 2020 में आपके ओलंपिक होने थे टोक्यो में, पर कोविड पैंडेमिक के चलते हुए 2021 में पोस्टपोन कर दिए गए थे, तक पोस्टपोन कर दिए गए थे। तो जो ऑफिशियल नेम था वो टोक्यो 2020 के नाम से जाना जाएगा। और नेक्स्ट जो आपके समर ओलंपिक होंगे वो होंगे आपके पेरिस में, जो होंगे 2024 में। चलिए आगे चलते हैं। तो लिखा हुआ है उन्होंने पुरुषों के 57 kg भार वर्ग के कुश्ती के फाइनल में मुकाबले में यह पदक जीता। अब एक चीज़ आपने यहाँ पर ये याद रखनी है कि रवि कुमार दहिया सिल्वर मेडलिस्ट है, और दूसरी चीज़ याद रखना है कि उनका वेट कैटेगरी कौन सी है। तो ये आप याद रखना है 57 kg वेट कैटेगरी उनकी, फ्री स्टाइल में लड़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है इस फाइनल मुकाबले में उन्हें रूसी ओलंपिक समिति ROC के पहलवान जोर उगयेव से हार का सामना करना पड़ा था। याद रखिए कि इस बार रशिया आपका क्या नहीं था कि आपका पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। एज जो आपके रशियन प्लेयर थे वो रशिया के फ्लैग के तले नहीं, बल्कि ROC जो रशियन ओलंपिक कमेटी है उसके फ्लैग के नीचे आपका परफॉर्म कर रहे थे, क्योंकि रशिया पे बैन लगा हुआ है 2000 टोक्यो ओलंपिक तक का। क्योंकि उसके कई सारे जो आपके एथलीट्स थे वो डोप टेस्ट में पाए गए थे। तो ये आपने याद रखना है कि इस बार रशियन जो एथलीट थे वो रशिया के फ्लैग के नीचे, या रशिया को रिप्रेजेंट नहीं बल्कि किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, रशियन ओलंपिक कमेटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। नेक्स्ट लिखा उग्यूव ने दहिया को 7-4 से पछाड़कर फाइनल मुकाबला जीता और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का यह दूसरा रजत पदक है। आप जानते हैं पहला आ गया था मीराबाई चानू, जो आपके भारोत्तोलन से रिलेटेड, वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है। और ये पूछा जा सकता है तो महिलाओं में पहला था, याद रखें भारत का पहला जो आया था वो आई थिंक पहले या दूसरे दिन ही आ गया था आपका, मीराबाई चानू लेके आ गई थी 49 kg वेट कैटेगरी में, वेट लिफ्टिंग में। तो ये आपने याद रखना है। तो 2 सिल्वर मेडल भारत ने जीते हैं। अच्छा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की अगर बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, तो लजाइन स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके ऑनररी प्रेसिडेंट अभी जो है उनका नाम है जैकस रॉगस, और प्रेसिडेंट जो थे वो थॉमस बाक है। डायरेक्टर जनरल जो है क्रिस्टोफर दी कैपर है, और फाउंडेड हुआ था 23 जून 1894 को, और 1896 से आपके पहले जो आपके क्या मॉडर्न डे ओलंपिक गेम्स थे, समर ओलंपिक्स थे, वो आपके स्टार्ट हो गए थे एथेंस में। ये आपने याद रखना है। फाउंडर बोले जाते हैं पेरे दी क्यूबर्टिन और डेमेट्रियस विकैलस को। और अगर इंडिया में एसोसिएशन की बात की जाए तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन नाम की एक संस्था है जो ओलंपिक्स गेम्स को देखती है भारत में, तैयार करती है एथलीट्स को। तो 1927 में ये आपका फाउंड हुआ था, और इसके जो प्रेसिडेंट है आपके नरेंद्र बत्रा है, ये आपने याद रखना है। सेक्रेटरी जनरल है आपके राजीव मेहता, और फाउंडर थे हैरी बक और आर्थर नॉरन, क्योंकि ये उस टाइम में जब आपका क्या था इंडिया गुलाम हुआ करता था, या कॉलोनी थे किनका, यूके की। नेक्स्ट न्यूज़ लिखी हुई है कि मालपे बीच पर लगाया गया सुरक्षा जाल। तो हाल ही में उडुपी जिले के मालपे समुद्र तट कर्नाटक को चेतावनी के साथ सुरक्षा जाल और लाल झंडों से ढक दिया गया। साथ ही मालपे बीच डेवलपमेंट कमेटी ने समुद्र तट पर आने वाले पर्यटक को अरब सागर में न जाने की चेतावनी भी दी है। यह उपाय 20 वर्षीय छात्र की लहरों की चपेट में आकर मौत हो जाने के बाद लिया गया। इन जाल और लाल झंडों को अगस्त या सितंबर के पहले सप्ताह में समुद्र की स्थिति के आधार पर हटा दिया जाएगा। इस समय मानसून के आगमन के कारण समुद्र में प्रवेश करना आत्मघाती है। जब समुद्र में प्रवेश करना सुरक्षित होगा तो इन लाल झंडों को पीले झंडों से बदल दिया जाएगा। सरकार द्वारा इसी तरह के उपाय 2017 से 19 में और पिछले साल महामारी के कारण भी इन प्रतिबंधों को लगाया गया था। मालपे बीच कर्नाटक के उडुपी जिले में स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। साथ ही यह कर्नाटक में मछली पकड़ने का एक प्रमुख स्थान भी है। तो याद रखना मालपे बीच का है, पूछा जा सकता है। तो मालपे बीच उडुपी जिला कर्नाटक, ठीक है ना, ये पूछा जा सकता है मालपे बीच का है, क्योंकि न्यूज़ में है तो पूछे जाने के इसके चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। कर्नाटक की अगर बात करूं तो कर्नाटक गोवा हो गया आपका, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, इन राज्यों से सीमा साझा करता है। और अगर बात करूं इसकी कैपिटल की तो यहाँ पर आपको दिखेगा बेंगलुरु। तो बेंगलुरु इसकी कैपिटल है, यह आपने याद रखना है। अगर बात करूं तो फॉर्मेशन था इसका 1 नवंबर 1956 को, और इससे पहले मैसो नाम से जाना जाता था। कैपिटल बेंगलुरु मैंने बता दी, लार्जेस्ट सिटी भी बेंगलुरु ही है। डिस्ट्रिक्ट इसमें टोटल आपके 31 देखने को मिलेंगे। और अगर बात करूं गवर्नर की तो नए गवर्नर बने थावरचंद गहलोत, और चीफ मिनिस्टर भी नए बने बसवराज बोम्मई। थावरचंद गहलोत ने आपके
जो नाम था वजुभाई वाला, उनकी जगह ली। और जो आपके कौन थे, बी एस येदुरप्पा की जगह ली है बसवराज बॉम्बे। और ये भी आपके लिंगायत समुदाय से आते हैं, जो सबसे बड़ा समुदाय माना जाता है आपका कर्नाटक में। लेजिस्लेटिव देखी जाएगी तो बाई कैमरल है। काउंसिल में अगर देखा जाएगा तो 75 सीट्स हैं, और असेंबली में आपके 224 सीट्स हैं। मतलब विधानसभा में 224 है, और विधान परिषद में आपके 75 सीट्स यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं तो राज्यसभा से 12 सीट्स यहाँ पर हैं, और लोकसभा की 28 सीटें यहाँ से देखने को मिलती हैं। अगर आगे चलें तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो एक चीज़ आपने याद रखना है कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो है कन्नड़ है, पर रीजनल लैंग्वेज में एक तुलु आ जाती है, कोडावा आ जाती है, और कोंकणी आ जाती है। तुलु थोड़ा सा न्यूज़ में थी पिछले साल शायद से, ये न्यूज़ में रही है आपकी, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना अपने अस्तित्व के लिए। या शायद से मुझे लग रहा है कि जो आपकी कौन सी जो आपकी 8वीं अनुसूची है उसमें इसको जगह देने के लिए बात की जा रही थी, तो ये आपने याद रखना है। तो तुलु जो आपकी है रीजनल लैंग्वेज है कहाँ की, कन्नड़ की। और सेक्स रेशियो देखा जाएगा तो 973 आउट ऑफ 1000 मेल पॉपुलेशन पे आपको देखने को मिलता है, गर्ल्स पॉपुलेशन। और ये है 2011 का सेंसस। सिंबल देखें कर्नाटक है तो एम्बलम है आपका कर्नाटक का। ये सॉन्ग है जय भारत जननीय तनु जाते। मैमल देखा जाएगा तो इंडियन एलिफेंट यहाँ का आपका बोल सकते हैं स्टेट मैमल है। स्टेट बर्ड है आपका रोलर, इंडियन रोलर। और फ्लावर है आपका लोटस, और ट्री आपका सैंडलवुड, चंदन। नेक्स्ट न्यूज लिखी हुई है कि वीना रेड्डी यूएस सेड की नई मिशन निदेशक बनी है। तो लिखा वीना रेड्डी को भारत में यूएस एजेंसी फॉर द इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूएसएड का नेतृत्व करने के लिए नया मिशन निदेशक घोषित किया गया। इनका जन्म भारत के आंध्र प्रदेश में हुआ था। श्रीमती रेड्डी यूसेड के मिशन निदेशक के रूप में भारत और भूटान में काम करने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला है। इन्हें कूटनीति और विकास के संदर्भ में बेहतर अनुभव प्राप्त है। यूएस विदेश सेवा अधिकारी के पद पर सेवा के दौरान इन्होंने यूसेड के मिशन निदेशक के रूप में कंबोडिया और उप मिशन निदेशक के रूप में हेती में काम किया था। सरकारी सेवा में आने से पूर्व इन्होंने न्यूयॉर्क, लंदन और लॉस एंजलिस, जो आपका अमेरिका में ही है, में कॉरपोरेट अटॉर्नी के रूप में भी काम किया है। इसके अलावा इन्होंने यूसेड मिशनों में पाकिस्तान, मध्य एशियाई देशों और मध्य अमेरिका में भी सेवाएं दी हैं। पिछले 7 दशकों से यूसेड ने भारत में समृद्ध और शांतिपूर्ण समाज के निर्माण हेतु यहाँ की जनता और सरकार के साथ भागीदारी की है। यूसेड दुनिया की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी है। यूसेड ने हमेशा भारत को अपने विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहन और सहयोग दिया है। जैसे बात करें तो स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण सुधार का समर्थन करने, जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद के लिए, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में सुधार और कोविड-19 प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज़ आती है, देश का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ है। ये आपका जो डेवलपर थे, आपके साइंटिस्ट थे आईआईटी रुड़की के, उन्होंने किया। और ये उत्तराखंड के जो आपके नए सीएम है उन्होंने इसको लॉन्च किया है। चलिए तो पढ़ लेते हैं। तो उत्तराखंड सरकार ने आईआईटी रुड़की द्वारा विकसित देश की पहली भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल एप्लीकेशन उत्तराखंड भूकंप अलर्ट लॉन्च किया है। भूकंप अलर्ट के बारे में लोगों को सूचित करने के लिए यह देश का पहला प्रयोग है। भूकंप पूर्व चेतावनी अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग एप्लीकेशन एक रियल टाइम भूकंप सूचना प्रणाली है। रियल टाइम मतलब होता है कि आपको तुरंत वो क्या दे देगा, आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा। जैसे मैं बता दूं, रियल टाइम में जैसे आपका क्या होता है, जैसे आपने यूपीआई या आप क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हो, तो वो आपका रियल टाइम पे क्या हो जाता है, आपका ट्रांसफर हो जाता है, उसी टाइम पे तुरंत हो जाता है। तो इसी तरीके से रियल टाइम आप समझ सकते हैं। तो जो भूकंप की शुरुआत का पता लगा सकती है और किसी क्षेत्र में झटके आने से पहले की चेतावनी जारी कर सकती है। याद रखिए, भूकंप का पता बहुत जल्दी नहीं लग सकता, बहुत मतलब लग भी पाएगा तो लगभग 5 से 10 मिनट पहले आपको, 10-15 मिनट पहले आपको क्या लग पाएगा, भूकंप का पता लग सकता है। यह एप्लीकेशन भूकंप आने के बाद होने वाली तबाही में फंसे लोगों की लोकेशन को बताने में भी मदद कर सकती है। भूकंप की पूर्व चेतावनी प्रणाली का भौतिक आधार भूकंपीय तरंगों की गति है, जिनका प्रसार पृथ्वी के आंतरिक भाग में संचित होने वाली ऊर्जा के अचानक मुक्त होने से होता है। उसमें तो कई सारी होती है, जैसे प्राइमरी वेव्स होती हैं, सेकेंडरी वेव्स होती हैं आपकी, और सरफेस वेव्स होती हैं। और जो आपकी बोली जाती हैं, तो जो आपकी भूकंप से रिलेटेड वेव्स होती हैं, ये स्ट्रॉन्गेस्ट वेव्स होती हैं आपकी, ये थोड़ा दिमाग में रखना आप लोग। इस कार्यक्रम की शुरुआत उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा एक पायलट परियोजना के रूप में की गई है। पायलट परियोजना का मतलब होता है बोल सकते हैं अल्पकालीन या कुछ समय के लिए, देखा जाएगा इम्प्लीमेंटेशन अगर बेहतर होगा तो इसे फिर आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसकी सफलता और क्षेत्र की जरूरतों को देखते हुए आईआईटी रुड़की ने ईईडब्ल्यू परियोजना प्रस्ताव को पूरे उत्तराखंड में लागू करने का प्रस्ताव दिया। आईआईटी रुड़की की बात करूं तो ये आपका भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है, याद रखना इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना कि आईआईटी है। ये आपका 1847 में स्टेबलाइज हुआ था और 2001 में इसे आईआईटी का दर्जा मिल गया था। आपका पहला जो आईआईटी है वो आईआईटी खड़गपुर कलकत्ता में। यह एप्लीकेशन मतलब पश्चिम बंगाल में
यह एप्लीकेशन एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। इस परियोजना का विकास उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण USDMA का द्वारा प्रायोजित किया गया था। अच्छा, उत्तराखंड की अगर बात करूं तो उत्तराखंड का आपका स्टेट एम्बलम ये है और निकनेम इसका देवभूमि है, लैंड ऑफ द गॉड इसे बोला जाता है। एंथम जो हमारा है, क्योंकि हम उत्तराखंड से, मैं खुद उत्तराखंड से हूँ, तो उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि ये हमारा क्या स्टेट एंथम है। उत्तराखंड की जो सीमा साझा होती है तो वो आपका हिमाचल प्रदेश से, आपका यहाँ से चलेंगे तो हरियाणा से, और नहीं हरियाणा से हल्का सा, हरियाणा से नहीं होता है टच साइड से, और उत्तर प्रदेश से टच होता है, 2 राज्यों से होता है, हरियाणा से देखना पड़ेगा, रुक जाओ, हल्का सा टच होता है यहाँ पर, ठीक है। हिमाचल प्रदेश यहाँ से साइड से यहाँ पर हल्का सा टच है, किससे, हरियाणा से। अच्छा चलिए देखते हैं। तो फॉर्मेशन हुई थी 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड की अगर बात करूँ, कैपिटल 2 है, विंटर जो कैपिटल है देहरादून है, और समर कैपिटल हमारी गैरसैंण है, चमोली में। जुडिशियल जो हमारी सीट है वो नैनीताल में, मतलब जो हमारी जुडिशरी है, जो आपकी हाई कोर्ट है वो नैनीताल में। लार्जेस्ट सिटी देहरादून है। डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करूँ तो अल्मोड़ा है, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी आते हैं। अच्छा, अगर बात करूं तो यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है बीबी रानी मौर्य, और चीफ मिनिस्टर अभी बने पुष्कर सिंह धामी। चीफ जस्टिस की अगर बात करें रघुवेंद्र सिंह चौहान है, और स्पीकर ऑफ द असेंबली की बात करें तो प्रेमचंद्र अग्रवाल है, बीजेपी से आते हैं। लेजिस्लेटिव की अगर बात करें तो यूनिकैमरल है, और यहाँ पे केवल असेंबली है, इसमें भी 70 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। पार्लियामेंट में हमारे यहाँ से राज्यसभा से 3 सीटें और लोकसभा से 5 सीटें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, जो आपने थोड़ा दिमाग में रखना है कि ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, और जो हमारी सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है, एडिशनल लैंग्वेज है, वो संस्कृत है। अगर बात करूँ सिंबल्स की तो फाउंडेशन डे, उत्तराखंड डे मनाया जाता है 9 नवंबर को। इंस्ट्रूमेंट जो है वो हमारा ढोल है। मैमल की बात करें तो एल्पाइन मस्क डियर जो आपका होता है कस्तूरी मृग वो है। बर्ड की अगर बात करें तो मोनाल है। फिश की अगर बात करें तो गोल्डन मासीर है। बटरफ्लाई की बात करें तो वेस्टर्न हिमालयन कॉमन पिकॉक है। फ्लावर की अगर बात करें तो ब्रह्मकमल है, और ट्री की बात करें तो बुरांस का पेड़ है। स्पोर्ट्स अगर बात की जाएगी तो हमारा जो स्पोर्ट्स बोल सकते हैं आपका स्टेट स्पोर्ट्स है वो आपका फुटबॉल है। उत्तराखंड का पेपरों में पूछा गया था। नेक्स्ट न्यूज चलते तो इंडिया रशिया ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज इंदिरा 2021 बिगिन इन द वोल्गोग्राड। तो याद रखना, इंदिरा जो होता है IND का मतलब ये आपका इंडिया है, और RA का मतलब रशिया है। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2021 परफॉर्म किया गया। तो भारत रूस संयुक्त सैन्य अभ्यास इंदिरा 2021 4 अगस्त 2021 से प्रूडबॉय रेंज वोल्गोग्राड रूस में शुरू हुआ। यह शहर रूस की वोल्गा नदी के पश्चिम तट पर स्थित है। नेक्स्ट लिखा हुआ, यह अभ्यास दोनों सेनाओं के बीच आपसी तालमेल, सहयोग और समझ को बढ़ावा देगा। साथ ही यह सशस्त्र बलों के बीच सर्वोत्तम क्रियाकलापों को साझा करने की क्षमता को विकसित करेगा। इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत संयुक्त रूप से योजना बनाने और आतंकवाद विरोधी अभियानों का संचालन करने के लिए भारतीय और रूसी सेनाओं के बीच संयुक्त प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना है। यह अभियान निम्न कार्यक्रमों को केंद्रित करता है: आतंकवाद विरोधी अभियान, खोज अभियान, खुफिया जानकारी एकत्र करना और साझा करना, बोध प्रबंधन, मानवीय कानून और प्रतिकूल परिस्थितियों में बंधकों का बचाव। यह अभ्यास वर्ष 2003 से नियमित रूप से आयोजित किया जा रहा है। आप याद रखना इंदिरा। और ऐसा पिछला जो अभ्यास हुआ था दिसंबर 2019 में हुआ था, भारत में आयोजित हुआ था। तो ये आपका क्या होता है कि ऑल्टरनेट बेस पे होता है, एक बार रशिया में, एक बार आपका देखने को मिलता है इंडिया में। रशिया की अगर बात करूं तो रशिया दुनिया के साइड से आई थिंक 15 देशों के साथ सीमा साझा करता है विद चाइना, यानी कि चाइना भी साइड से लगभग इतने देशों के साथ सीमा साझा करता है। और रशिया एकमात्र ऐसा एकमात्र नहीं है, रशिया एक ऐसा देश है जो यूरोप में पड़ता है और आपका एशिया में पड़ता है। अच्छा, रशिया के ऊपर वाले पार्ट को साइबेरिया बोला जाता है, ये आपने थोड़ा दिमाग में रखना है। ये आर्कटिक सर्कल के आसपास आपका पड़ता है। कैपिटल मॉस्को है, जो आपका पार्ट होता है यूरोप का, यूरोप में ये फॉल करता है, ये आपने याद रखना है। यहाँ की रिवर है जैसे वोल्गा रिवर है, ये थोड़ा आपने दिमाग में रखना है। और ओब रिवर यहाँ पर है। कुछ आपके माउंटेन्स भी हैं। सी ऑफ ऑकोटस यहाँ पे देखने को मिलता है, जो जापान और किसके बीच में आपका जो इनका बोल सकते हैं क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, इसका जो पेनिनसुला है कामाचाटकी चाट सी, ये साइड से है। यहाँ पर एक पेनिनसुला है कामाचाटका, हाँ ये लिखा हुआ है कामाचाटका पेनिनसुला है। तो ये पेनिनसुला है, तो यहीं पे सी ऑफ ऑकोटस देखने को मिलता है। यहाँ पे क्यूरल आइलैंड पड़ता है, फिर उसके बाद आपको जापान देखने को मिलता है। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना आप लोग, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। तो यहाँ पर एक और चीज़ है, लेना रिवर हो गई, कैस्पियन सी हो गया। यहाँ पे एक और है लेक बेकाल, हाँ ये लेक बेकाल आपने दिमाग में रखना। लेक बेकाल का है आपका, तो ये रशिया में आपकी फॉल करती है, ठीक है। अरल सी कहाँ पे, तो याद रखना कजाकिस्तान के कजाकिस्तान 2 देशों में है शायद से ही फैली हुई, कजाकिस्तान और आई थिंक ताजिकिस्तान की तरफ है शायद से, कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान या तुर्कमेनिस्तान है शायद से। चलिए आगे चलते हैं। कॉकेसस माउंटेन रेंज भी यहीं पर है आपका, थोड़ा दिमाग में रखना। वाइट सी हो गया,
बैरेंट सी हो गया, नॉर्थ सी इस तरफ हो गया आपका, कारा सी हो गया यहाँ पर, लैप्टेव सी हो गया, आर्कटिक ओशन हो गया, चुकची सी आपने थोड़ा दिमाग में रखना है। ये बैरिंग सी जो आपका है, बैरिंग जो आपका क्या है, बोल सकते हैं बैरिंग सी। तो वहाँ पर क्या होता है, ये अलग कर देता है अमेरिका को किससे, रशिया से। चुकची सी भी यहीं पर आपका अवस्थित है। अच्छा चले, तो यहाँ पे आपका गवर्नमेंट जो है फेडरल सेमी प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक है। प्रेसिडेंट जो है व्लादिमीर पुतिन है और प्राइम मिनिस्टर अभी बने मिखाइल मिशुस्तिन, लगभग 1 साल ही हुआ है। स्पीकर ऑफ द फेडरल काउंसिल है तो वैलेंटीना, इनका नाम रखना याद जरूर नहीं है। और यहाँ पे जो आपकी क्या होती है, तो जो यहाँ की पार्लियामेंट उसका नाम क्या होता है, ड्यूमा। ये थोड़ा अपने दिमाग में रखना है, स्टेट ड्यूमा, यानी कि अपर जो हाउस होता है उसे फेडरल काउंसिल बोलते हैं, और जैसे हमारे यहाँ पर लोकसभा होती है, यहाँ पे क्या होती है आपकी स्टेट ड्यूमा होती है। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनकर तैयार की है ब्रो ने। ब्रो मतलब आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। तो लिखा हुआ है विश्व की सबसे ऊंची परिवहन योग्य सड़क का निर्माण लद्दाख में किया गया। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा किया गया। 19,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह सड़क पूर्वी लद्दाख में उमलिंगला दर्रे से होकर गुजरती है। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना है कि ये दर्रा आपका कहाँ पे, लद्दाख में, उमलिंगला। नेक्स्ट लिखा हुआ है इस परियोजना की शुरुआत वर्ष 2017 में की गई थी। इस सड़क का निर्माण हिमांग परियोजना के तहत किया गया था। यह सड़क सामरिक रूप से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सड़क से जुड़े गांव भारत चीन सीमा के बहुत करीब है। इस सड़क निर्माण के साथ ही भारत ने बोलीविया से सबसे ऊंची सड़क होने का खिताब छीन लिया है। बता दें, अब देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सबसे ऊंचाई पर है और ये बोलीविया से ले लिया हमने खिताब। बता दें कि बोलीविया ने उटरुंकु ज्वालामुखी को जोड़ने के लिए 18,935 फीट की ऊंचाई पर एक सड़क बनाई थी और ये तो आपके लगभग 19,000 के आसपास है। आगे लिखा 52 किलोमीटर लंबी यहाँ ब्लैक टॉप सड़क पूर्वी लद्दाख के चुमार सेक्टर के कई महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ती है। इस सड़क का निर्माण माउंट एवरेस्ट के आधार शिविरों की तुलना में अधिक ऊंचाई पर किया गया है, जिसमें नेपाल में दक्षिण आधार शिविर 17,598 फीट और तिब्बत में उत्तरी आधार शिविर 16,900 फीट पर है। यह सड़क सियाचिन ग्लेशियर की तुलना में काफी अधिक ऊंचाई पर है, जो 17,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह सड़क लेह से चिसुमले और डैम चौक को जोड़ने हेतु सीधा वैकल्पिक मार्ग की प्रदान करती है। यह लद्दाख में पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ वहां के निवासियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को भी मजबूती प्रदान करेगी। अगर BRO की बात करूं तो इसके अभी डायरेक्टर जनरल आपके लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी और फाउंडेड हुआ था 7 मई 1960 को। हेडक्वार्टर्स का आपका न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। और ये रीजन जो करता है वो आपका क्या है, बॉर्डर्स की तरफ, जैसे भूटान, नेपाल, म्यांमार, अफगानिस्तान की तरफ यहाँ पे करता है। अच्छा मैप की बात करूं तो ये आपका लद्दाख फॉल करता है पूरा ब्लू कलर में, और जो येलो कलर में वो आपका जम्मू एंड कश्मीर है। अच्छा बात करूं तो अगर मेन पोजीशन बात करूं तो ये पूरा लद्दाख जो बोलते हैं तो ये पूरा लद्दाख में आता है, पर एक्चुअल में ये किसके पास है, अभी आपका पाकिस्तान के पास है। इसे गिलगित बाल्टिस्तान वाला रीजन बोलते हैं, जो आपका पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। और नीचे ये जो आपका है पुंछ से आपकी जो बॉर्डर लगती है, ये आपका POK वाला रीजन जिसे बोलते हैं आज़ाद कश्मीर। ये पाकिस्तान उसे आज़ाद कश्मीर बोलता है। हमारे पास जो है जो इंडिया के पास है ये कश्मीर है, ये प्रपोज यूनियन टेरिटरी आपके, आप जानते हैं। और बाकी लद्दाख है आपका। लद्दाख भी दो में बटा हुआ है, कौन सा है, कारगिल रीजन है एक आपका, ये रीजन है। यहाँ पे आपका सक्सगाम, ये सियाचिन ग्लेशियर है। और ये सक्सगाम वैले जो 1963 में आपका चाइना को गिफ्ट कर दी गई थी पाकिस्तान की तरफ से, पर भारत इसमें अपना क्या मानता है, अपना बोलता है कि हमारा इसमें क्या अधिकार है। अच्छा आगे चलते हैं। तो अगर मैं इसमें डिविजन्स में बांट दूं तो कश्मीर डिवीजन ये आपकी ऊपर की आ जाती है और जम्मू डिवीजन आपकी नीचे की आ जाती है, और बाकी आपका लद्दाख है। अच्छा भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 41 साल बाद ओलंपिक मेडल जीता है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो लिखा 41 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एक मुकाबले में जर्मनी को 5-4 से हराकर यह पदक हासिल किया है। इस मैच के दौरान सिमरनजीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह और रुपिंदर पाल सिंह का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला। मनप्रीत सिंह ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नेतृत्व किया था। याद रखना ये पूछा जा सकता है अब आपसे कि आपके भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन कौन है, तो मनप्रीत सिंह ये नाम है, आपने याद रखना है। उस दौरान ग्राहम रीड भारतीय टीम के कोच थे, ये भी आप याद रख सकते हैं, पर कोच नहीं पूछा जाता, मेनली आपके कैप्टन पूछे जाते हैं। भारत ने इससे पहले 1980 में मॉस्को ओलंपिक के दौरान हॉकी में पदक जीता था। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अब ओलंपिक खेलों में 12 हॉकी पदक हासिल कर लिए हैं। अच्छा एक चीज़ याद रखना कि भारत सबसे ज़्यादा हॉकी अगर ओलंपिक्स की बात की जाएगी तो अब भी टॉप पे 8 स्वर्ण हम जीते हैं, 1 रजत है और 3 कांस्य पदक है। 1964 के टोक्यो ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने के बाद टोक्यो में भारत का यह दूसरा पदक है। अच्छा अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, इंडियाज गोल्डन एरा ऑफ द मैन हॉकी एट द ओलंपिक, तो याद रखना 1928 में पहली बार पार्टिसिपेट करता है इंडिया ओलंपिक्स में। तो एम्स्टर्डम आपका जो ओलंपिक थे वहाँ पे गोल्ड जीते थे। फिर 1932 में आपका लॉस एंजलिस में गोल्ड जीते थे। बर्लिन में गोल्ड जीतते हैं। फिर आपका क्या होता है कि आपका जो वर्ल्ड वॉर होती है सेकेंड 1939 टू 1944, तो उस समय तक के लिए आपके खेल रुक जाते हैं और 2 आपके ओलंपिक मिस होते हैं।
मतलब ओलंपिक होते ही नहीं है। 1948 में फिर लंदन आपका ओलंपिक होता है, गोल्ड जीता है भारत। फिर उसके बाद हेलेंस्की में आपका 1952 में भी गोल्ड जीतता है। 1956 में मेलबर्न गोल्ड जीतता है। 1960 में आपका सिल्वर जीता जाता है रोम में। 1964 में टोक्यो में गोल्ड जीता है भारत। 1968 में मैक्सिको सिटी में ब्रॉन्ज जीता है। 1972 में म्यूनिक में ब्रॉन्ज जीता और 1980 में आपका मॉस्को में लास्ट गोल्ड आया था। अभी भी भारत का क्या रिकॉर्ड है गोल्ड जीतने का, 8 बार भारत गोल्ड जीता हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 बार भारत गोल्ड जीता हुआ है। और अब ये आप 2020 का, अब 2021 में हुआ पर मैं 2020-21 लिख देता हूँ। टोक्यो ओलंपिक में हम क्या जीत गए, तो ब्रॉन्ज जीत गए। अच्छा, कई बार पूछा जाता है जो ब्रॉन्ज होता है वो अलाउ होता है किसका, तो ब्रॉन्ज याद रखना, कॉपर तो क्या होती है, मेन एलिमेंट होता है, और इसके साथ जो इसमें पड़ता है वो पड़ता है आपका क्या, टिन, SN। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना आप लोग। नेक्स्ट लिखा हो अनुच्छेद 370 के बाद जम्मू कश्मीर। तो आप जानते हैं लगभग 2 साल हो चुके हैं। अगस्त 5 2019 को आपका क्या हो गया था कि आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया था, और जो आपका जम्मू एंड कश्मीर था उसे 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया था। और लद्दाख जिसमें आपकी क्या थी, विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली थी, और आपकी जो क्या थी जम्मू एंड कश्मीर था उसमें आपकी क्या थी, लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रावधान रखे गए थे। तो 5 अगस्त वह दिन था जब 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया था। आज इस ऐतिहासिक निर्णय की दूसरी वर्षगांठ है जिसने इस क्षेत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा है। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 और 35A के प्रावधान को रद्द कर दिया गया था। इन्हीं प्रावधानों के चलते तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त था और इसके अधिवास नियमों जो डोमिसाइल रूल है को प्रभावित किया जाता था। इन 2 वर्षों में जम्मू एंड कश्मीर में 5 बड़े बदलाव हुए थे। जैसे जमीन से रिलेटेड जो थे, जो 35A के तहत आते थे कि अब जम्मू कश्मीर से बाहर के लोग वहां जमीन खरीद सकते हैं। केंद्र सरकार ने एक गजट अधिसूचना में जम्मू एंड कश्मीर विकास अधिनियम की धारा 17 से राज्य के स्थायी निवासी वाक्यांश को हटा दिया। यह धारा भूमि के निपटान, डिस्पोजल ऑफ द लैंड से संबंधित थी। अधिवास का दर्जा था सेकंड। तो जम्मू कश्मीर के बाहर के लोगों से विवाहित स्थानीय महिलाओं के पतियों को अधिवास प्रमाण पत्र देने की अनुमति देने के लिए इस साल जुलाई में नियमों में बदलाव किया गया था। यह कदम उन्हें केंद्र शासित प्रदेश में जमीन या संपत्ति खरीदने और सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने की अनुमति देता था। वह सभी लोग जो 15 वर्षों तक जम्मू एंड कश्मीर में रहे या 7 साल का अध्ययन किया है और क्षेत्र के किसी शैक्षणिक संस्थान में कक्षा 10 या 12 की परीक्षाओं में उपस्थित हुए, ऐसे लोग और उनके बच्चे अधिवास का दर्जा दिए जाने के पात्र होंगे। तीसरा आता है कि अब जम्मू कश्मीर का अलग झंडा प्रचलन में नहीं रहेगा। पहले इसे भारतीय तिरंगे के साथ फहराया जाता था। पथराव करने वालों को पासपोर्ट के लिए सुरक्षा मंजूरी नहीं दी जाएगी। तो लिखा हुआ जम्मू कश्मीर पुलिस की CID विंग ने पथराव या विध्वंसक गतिविधियों में शामिल सभी लोगों को पासपोर्ट और अन्य सरकारी सेवाओं के लिए आवश्यक सुरक्षा मंजूरी से इनकार करने का आदेश दिया। यह आदेश 31 जुलाई को जारी किया गया था। गुपकर अलायंस का गठन है। गुपकर अलायंस बोला जाता है जिसमें आपका फारूक अब्दुल्ला साहब हो गए, महबूब मुफ्ती हो गई आपकी, तो ये कुछ आपके जो दल थे, तो गुप्तकार अलायंस बोला जाता है। ये साथ में आए थे केंद्र सरकार के विरुद्ध। और गुपकार इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो फारूक अब्दुल्ला जी का बोल सकते हैं घर है वो इसी रोड के किनारे गुपकार रोड बोला जाता है, तो उसी के नाम पे रखा गया। तो लिखा हुआ है जम्मू और कश्मीर के 3 पूर्व मुख्यमंत्री आप जानते हैं, महबूब मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और उनके पिता फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर में 4 अन्य दलों के साथ एक अनौपचारिक गठबंधन बनाया जिसे गुपकार अलायंस कहा गया है। इसका उद्देश्य क्षेत्र की विशेष स्थितियों को फिर से प्राप्त करने के लिए काम करना है। अच्छा, यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये तो मैं बता चुका हूँ आपको, ये पूरा लद्दाख वाला रीजन है और ये आपका कौन सा है, कश्मीर वाला रीजन है, जम्मू एंड कश्मीर वाला। नीचे आपका जम्मू आ जाता है, कश्मीर आपको ऊपर आ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है इम्फाल शिलोंग के बीच सीधी उड़ान शुरू की गई है और ये शुरू हुई आपकी उड़ान 2.0 जो आपकी स्कीम है उड़े देश का आम नागरिक स्कीम के तहत 2015 में इंट्रोड्यूस हुई थी। तो इम्फाल आप जानते हैं कैपिटल है मणिपुर की, शिलोंग कैपिटल है मेघालय के बीच पहली सीधी उड़ान संचालन को हरी झंडी दिखाई गई। यह सेवा RCS उड़ान यानी क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक के तहत शुरू की गई है। इस मार्ग का संचालन पूर्वोत्तर भारत के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में मजबूत हवाई संपर्क स्थापित करने के सरकार के मकसद को पूरा करता है। अब लोग इम्फाल से शिलोंग 60 मिनट में और शिलोंग से इम्फाल 75 मिनट में उड़ान भर सकते हैं। इससे पहले दोनों शहरों के बीच यात्रा पूरी होने में 1 दिन से ज्यादा समय लगता था। उड़ान योजना के तहत अब तक 361 मार्गों और 59 हवाई अड्डों, 5 हेलीकॉप्टर और 2 वाटर एयरड्रॉम सहित का संचालन किया जा चुका है। उड़ान योजना के तहत शिलोंग इम्फाल से जुड़ने वाला दूसरा शहर है। उड़ान योजना राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति का एक प्रमुख घटक है जिसे नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा 15 जून 2016 को जारी किया गया था। सरकार ने RCS उड़ान के तहत पहली उड़ान 27 अप्रैल 2017 को शिमला दिल्ली सेक्टर के बीच शुरू की थी। सरकार किराए को वहनीय और आम लोगों के लिए सुलभ रखने के लिए एयरलाइंस को वायबिलिटी गैप फंडिंग प्रदान करती है। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो आप जानते हैं नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम को नहीं जोड़ा जाता है,
सिक्किम को नहीं जोड़ा जाता, बल्कि सिक्किम को ब्रदर ऑफ द ऑल द 7 सिस्टर बोला जाता है। तो इसमें आपका असम आ जाता है, जो सभी बाकी के जितने भी आपके 6 स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, उनके साथ क्या करता है, बॉर्डर साझा करता है। आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय ये आ जाते हैं। तो बात किसकी हो रही थी, तो यहाँ पे बात हो रही थी आपकी किसकी, मेघालय से मणिपुर को कनेक्ट करने की, मतलब इम्फाल से शिलोंग। तो ये आपने याद रखना है। और ये बीच में जो बोला जाता है इसे चिकन नेक बोला जाता है भारत का। और ये यहाँ पर भूटान है, ऊपर की तरफ जो इंटरनेशनल बॉर्डर है यहाँ पे भूटान लगता है, नीचे की तरफ आपका बांग्लादेश है, और इस तरफ आपका नेपाल लग जाता है। ये आपने थोड़ा दिमाग में रखना है। अच्छा, बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर का एम्बलम ये है, एंथम होता है सना लेबाक मणिपुरी, और आपको मैंने लोकेशन बता दी मणिपुर की ये है। बात करें तो 21 जनवरी 1972 को आपका ये फॉर्म्ड हुआ था, आसाम से अलग हुआ था। कैपिटल थी इम्फाल और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे 16 है। गवर्नर जो बात की जाएगी मणिपुर की, वो नजमा हेपतुल्ला है, और चीफ मिनिस्टर अभी एन बीरेन सिंह है। यूनिकैमरल लेजिस्लेटिव यहाँ पे देखने को मिलेगी, 60 सीट है आपकी असेंबली में। राज्यसभा के लिए 1 और लोकसभा के लिए 2 सीटें जाती हैं, और यहाँ के हाईकोर्ट का नाम है आपका मणिपुर हाईकोर्ट। अच्छा, अगर सिंबलों की बात करें तो एम्बलम है कांगला सा, शॉन्ग है तो मैंने बता दिया था, लैंग्वेज जो है मणिपुरी है। मैमल की बात करें तो संघाई जो आपका क्या होता है, हिरन होता है वो है। बर्ड देखेंगे तो नोंगिंग है, और फिश है जो आपकी पेंगबा। फ्लावर की बात करें तो सुरुई लिली है, और ट्री की बात करें तो ये कौन सा आपका, तो ये आपका अनिंगथो। नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट भी बात कर लेते हैं किसकी, आपके मेघालय की बात कर लेते हैं। ये सील है और ये उसकी पोजीशन है। गारो खासी जयंतिया हिल्स यहाँ पे देखने को मिलती है। ये भी आपका असम से हुआ था अलग 21 जनवरी 1972 को। शिलोंग कैपिटल है, 11 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। गवर्नर है आपके मेघालय के सत्यपाल मलिक, और चीफ मिनिस्टर है कॉर्नाड संगमा। यूनिकैमरल लेजिस्लेटिव देखने को मिलती है, असेंबली है, मतलब आपकी विधानसभा है 60 सीट, और राज्यसभा के लिए 1 और लोकसभा के लिए 2 सीटें यहाँ से जाती हैं। हाई कोर्ट है आपकी मेघालय हाई कोर्ट। एम्बलम की बात करें तो ये आपका एम्बलम है, मोटो है आपका सत्यमेव जयते। मैमल की बात करें, क्लाउडेड लेपर्ड यहाँ का मैमल है आपका। बर्ड की अगर बात करें तो हिल मैना जो आपकी होती है। फ्लावर की बात करें तो आपका लेडी स्लीपर ऑर्किड है, और ट्री की बात करें तो घामर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है पहला स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रांत। ये भारत ने तैयार कर दिया है, अब इस पर ट्रायल बेसिस चल रहे हैं, और अगले साल तक ये इंट्रोड्यूस हो जाएगा आपका किसमें, आपका सेवा देने लग जाएगा इंडियन नेवी में। अब देख लीजिए, पहले से हमारे पास विक्रमादित्य मौजूद है। हमारे पास कौन कौन मौजूद है, तो विक्रमादित्य मौजूद है। विक्रमादित्य ये सबसे बड़ा युद्धपोत है हमारा, ये रशिया से बन के आया था। ये हम खुद कर रहे हैं, विक्रांत ये हमारा खुद का है, डेवलप कर रहे हैं, और बहुत ही कम देश है जो क्या करते हैं, इंडिजिनसली मेड कर लेते हैं। और तीसरा हमारा जो होगा वो आई थिंक विशाल होगा, और विशाल जो इंट्रोड्यूस होगा थोड़ा टाइम लगेगा, 2030 तक ये आपका बन जाएगा। विक्रांत 2022 में आपका इंडियन नेवी में कमीशन हो जाएगा। विक्रमादित्य अभी क्या सर्विस में है। तो लिखा हुआ भारत का पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत IAC-1 का समुद्री परीक्षण केरला के कोची तट पर शुरू हो गया। इस पोत का निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया, और इसे बनने में करीब 23,000 करोड़ रुपए का लागत लगी है। परीक्षण में सफल होने के बाद इसे पूर्वी नेवल कमांड में INS विक्रांत के रूप में शामिल किया जाएगा। INS विक्रांत देश में निर्मित अब तक का सबसे बड़ा और जटिल युद्धपोत है। इसका वजन लगभग 40,000 टन के आसपास है। 1971 के युद्ध में विक्रांत नाम के जहाज ने बेहद अहम भूमिका निभाई थी। उसी जहाज के नाम पर इस विमान वाहक युद्धपोत का नाम INS विक्रांत रखा गया। IAC-1 में एयरक्राफ्ट लॉन्च का 100 बार शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी सिस्टम और फ्लाइट टेक रिकवरी की व्यवस्था की गई है। IAC-1 की कुल लंबाई 263 मीटर जबकि चौड़ाई 63 मीटर है। यह पोत कॉम्बैट जेट्स और हेलीकॉप्टर समेत 30 एस्ट्रोटेट विमानों को ले जाने में सक्षम है। या पोत बराक LR सेम लॉन्ग सरफेस टू एयर मिसाइल। ये बराक मिसाइल जो है ये थोड़ा दिमाग में रखना, ये इजराइल की है। ये भारत ने इजराइल से क्या की, परचेज किया, मतलब भारत इसे क्या करता है, अब भारत में ही बनाता है, इजराइल की टेक्नोलॉजी है। और एयर डिफेंस और AK-630 हथियारों से ये लेस होगा। INS विक्रांत को अगर 2022 तक सेना में शामिल किए जाने की उम्मीद है। फिलहाल INS विक्रमादित्य भारत का इकलौता विमान वाहक पोत है जो रूस से लिया गया था। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज आती है काजीगुंड बनिहाल सुरंग। तो लिखा हुआ है जम्मू कश्मीर में काजीगुंड से बनिहाल को जोड़ने वाली सुरंग का काम पूरा हो गया है। इसे ट्रायल के लिए खोल दिया गया। यह सुरंग सभी मौसमों में खुली रहेगी। 8.5 किलोमीटर लंबी इस सुरंग की समुद्र तट से जो ऊंचाई है वो 5800 फीट है। इस सुरंग को प्रगति का हाईवे नाम दिया गया। बेहतरीन इंजीनियरिंग के लिए चर्चित इस सुरंग का इस्तेमाल जवाहर सुरंग की जगह किया जाएगा। इस सुरंग के बनने से अब जम्मू और कश्मीर के बीच दूरी करीब 16 किलोमीटर घट जाएगी। साथ ही यात्रा में करीब 1.5 घंटे की कमी आएगी। काजीगुंड बनिहाल सुरंग को बिल्ड ऑपरेट एंड द ट्रांसपोर्ट सिस्टम के आधार पर बनाया गया। इससे एक एग्जॉस्ट सिस्टम से जोड़ा गया ताकि गैस को हटाकर ताजी हवा को सर्कुलेट किया जा सके। सुरंग में 124 जेट पंखे, 234 आधुनिक CCTV कैमरा और फायर फाइट सिस्टम लगाए गए। अच्छा, नेक्स्ट आता है आपका लोकसभा गिव्स द गो अहेड टू द एसेंशियल डिफेंस सर्विस बिल 2021। तो लिखा आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021 आपका इंट्रोड्यूस किया गया।
तो लिखा हुआ हाल ही में लोकसभा ने आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक इसेंशियल डिफेंस सर्विस बिल 2021 को मंजूरी दी है। इस विधेयक का उद्देश्य सरकारी स्वामित्व वाले आयुध कारखानों के कर्मचारियों को इकाइयों के निगमीकरण कॉर्पोरेटाइजेशन के खिलाफ हड़ताल पर जाने से रोकना है। प्रस्तावित कानून सरकार को इसमें उल्लिखित सेवाओं को आवश्यक रक्षा सेवाओं के रूप में घोषित करने का अधिकार देता है, जिसमें शामिल है जिस काम के बंद होने से रक्षा उपकरण या सामान के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, या रक्षा से जुड़े किसी भी उद्देश्य के लिए आवश्यक वस्तुओं या उपकरणों के उत्पादन में लगे किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान या इकाई का संचालन या रखरखाव, या रक्षा से जुड़े उत्पादों की मरम्मत या रखरखाव, या आवश्यक रक्षा सेवाओं में कार्यरत किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान या इकाई में हड़ताल और तालाबंदी पर भी रोक लगाता है। नेक्स्ट न्यूज आती है तो कृषि स्वचालित मौसम स्टेशनों की स्थापना की गई है आईएमओ के द्वारा। तो भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने 200 स्थानों पर कृषि स्वचालित मौसम स्टेशनों की स्थापना की। यह जानकारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में एक प्रश्न से के लिखित उत्तर में दी है। लोगों विशेषकर किसानों को सटीक मौसम पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए ऐसा किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण कृषि मौसम सेवा GKMS योजना के तहत ब्लॉक स्तरीय कृषि मौसम सलाहकार सेवाओं AAS को बढ़ाना है। इस योजना के तहत जिला और ब्लॉक स्तर पर मध्यम श्रेणी का मौसम पूर्वानुमान तैयार किया जाता है। इसी पूर्वानुमान के आधार पर एग्रोमेट फील्ड यूनिट्स द्वारा हर मंगलवार और शुक्रवार को किसानों को एग्रोमेट एडवाइजरी भेजी जाती है। यह एग्रोमेट एडवाइजरी किसानों को दिन प्रतिदिन कृषि कार्यों पर निर्णय लेने में मदद करती है। यह कम वर्षा की स्थिति और चरम मौसम की घटनाओं के दौरान मौद्रिक नुकसान को कम करने में सहायक होगी। अच्छा, नेक्स्ट आता है तो आप जानते हैं लोवलिना बोर्गोहेन जो है उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता बॉक्सिंग में। तो लिखा हुआ ओलंपिक भारत के नाम एक और पदक। तो लिखा लवलिना बोर्गोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं के वेल्टरवेट गेम्स में कांस्य पदक जीता है। वह तुर्की की बुसेनाज सुरमेनी से सेमीफाइनल में 0-5 से हार गई थी। यह इस साल के ओलंपिक में भारत का तीसरा पदक है। इसी वर्ष मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में रजत और PV सिंधु ने बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता। ये थोड़ा पुरानी न्यूज़ है, आप देख लेना। डबल्स वर्ल्ड्स कांस्य पदक विजेता लवलिना ने बुसेनाज के वर्चस्व वाले मुकाबले में हारने से पहले शानदार प्रदर्शन किया था। वह विजेंद्र सिंह 2008 बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। MC मॉरिकॉम 2012 लंदन ओलंपिक्स में कांस्य के बाद ओलंपिक पर पदक जीतने वाली तीसरी भारतीय मुक्केबाज बन गई है। इसके अलावा यह पहली बार है जब ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची है, पर आप जानते हैं कि हार गई थी। नेक्स्ट चलते हैं तो UN क्रिएट द परमानेंट बॉडी टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ द रेसिज्म। तो UN ने बनाया अफ्रीकी मूल के लोगों का स्थायी मंच। क्या लिखा हुआ है? लिखा है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, जेनोफोबिया और असहिष्णुता की चुनौतियों से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। UN ने विशेषज्ञ सलाह प्रदान करने के लिए अफ्रीकी मूल के लोगों के साथ स्थायी मंच की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस प्रस्ताव में ऐसे मंच की मांग की गई है जो अफ्रीकी मूल के लोगों की सुरक्षा, जीवन की गुणवत्ता और आजीविका में सुधार के लिए कार्य करेगी, या उन सभी समाजों में अफ्रीकी समुदाय के पूरी तरह समावेशन को सुनिश्चित करेगा जहां वे रहते हैं। 193 सदस्यीय UN द्वारा इस मंच के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अपनाया गया। महासभा के अनुसार सभी मनुष्य स्वतंत्र, समान, गरिमा के साथ पैदा हुए हैं और सभी के अधिकार समान हैं। उनके द्वारा समाज के विकास और कल्याण में रचनात्मक योगदान देने की क्षमता है। नस्लीय श्रेष्ठता का सिद्धांत वैज्ञानिक रूप से गलत, नैतिक रूप से निंदनीय और सामाजिक रूप से अन्यायपूर्ण और खतरनाक है। असेंबली ने नस्लवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्राथमिकता का मामला कहा है। इस मंच में कार्यों में इनमें अफ्रीकी मूल के लोगों का पूर्ण राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समावेश सुनिश्चित करने में मदद करना शामिल है। इस फोरम में कुल 10 सदस्य होंगे, जिसमें से 5 सभी क्षेत्रों में महासभा द्वारा चुने जाएंगे और 5 अफ्रीकी मूल के लोगों के क्षेत्रीय समूह और संगठनों के साथ परामर्श के बाद मानवाधिकार परिषद द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। यूनाइटेड नेशन की अगर बात करूं तो 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में ये फाउंडेड हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जो आपको देखने को मिलेगा वो ये लिख लेना, ठीक है। न्यूयॉर्क में इसका क्या आपका हेडक्वार्टर है, ये आपका हेडक्वार्टर है। और एंटोनियो गुटेरेस के आपके सेक्रेटरी जनरल हैं। और यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज आती है मेडिकल ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 लॉन्च की गई है दिल्ली में। तो लिखा दिल्ली कैबिनेट ने मेडिकल ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य दिल्ली को मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। ऐसा जीवन रक्षक गैस के उत्पादन, परिवहन में निवेश करने वाले निजी उद्यमों को सब्सिडी और कर प्रतिपूर्ति प्रदान करके किया जाएगा। अप्रैल 2021 में कोविड-19 महामारी के दौरान दिल्ली द्वारा मेडिकल ऑक्सीजन के गंभीर संकट का सामना करने के बाद नीति का मसौदा तैयार किया गया था। मेडिकल ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 निजी क्षेत्र को ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र, भंडारण सुविधाएं और ऑक्सीजन टैंकर स्थापित करने के लिए कई प्रोत्साहन प्रदान करेगी। नीति को अगस्त महीने के अंत में अधिसूचित किए जाने की संभावना है। सरकार का लक्ष्य निर्बाध ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए नए विनिर्माण उद्योगों की स्थापना और उत्पादन क्षमता का विस्तार करना है। राजधानी में सार्वजनिक और निजी अस्पतालों में कुल 160 प्रेशर स्विंग
अवशोषण, प्रेशर स्विंग, एब्जॉर्प्शन, ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने। दिल्ली आप जानते हैं ये एम्बलम है दिल्ली गवर्नमेंट का। यहाँ पर आप जानते हैं कि बीच में बिल्कुल जो आपका क्या है हरियाणा और उत्तर प्रदेश है वहाँ पे लगता है, दिल्ली की लोकेशन है। अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो सेटल जो हुआ था 2600 BC के आसपास हुआ था। सिटी फॉर्मेशन हुई थी 1052 CE के आसपास। कैपिटल फॉर्मेशन 1911 में होती है आपका, ये आपने याद रखना है। और यूनियन टेरिटरी फॉर्मेशन 1956 में, और नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो आपका रीजन था 1992 1 Feb को बनता है। फाउंडेड बाय हुआ था तो अनंगपाल तोमर बोला जाता है। कैपिटल न्यू दिल्ली है। गवर्नमेंट अगर देखी जाएगी तो लेफ्टिनेंट गवर्नर आपके अजीत बैजल और चीफ मिनिस्टर आपके अरविंद केजरीवाल आप आम आदमी पार्टी से आते हैं। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी यहाँ पे मनीष सिसोदिया, और ये एजुकेशन मिनिस्टर भी है। यहाँ पे लेजिस्लेचर अगर देखा जाएगा तो यूनिकैमरल है, एक सदनी है, विधानसभा 70 सीट है, और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी देखा जाए राज्यसभा से 3 सीटें और लोकसभा से यहाँ से 7 सीटें जाती हैं। डिस्ट्रिक्ट टोटल 11 है। अच्छा नेक्स्ट आता है नासा का बोइंग ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट 2 मिशन। तो लिखा हुआ नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड द स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन अपना बोइंग ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट 2 मिशन लॉन्च करने वाला है। इस मिशन को 3 अगस्त 2021 यानी आज रात 10:50 पर बजे लॉन्च किया गया, मतलब 3 अगस्त को। OFT-2 नासा के वाणिज्यिक क्रू कार्यक्रम के हिस्से के रूप में बोइंग के CST-100 स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान के लिए दूसरी बिना क्रू वाली उड़ान होगी। स्टारलाइनर को फ्लोरिडा स्थित कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन के स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 41 से लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन को यूनाइटेड लॉन्च अलायंस एटलस वी रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। यह स्पेस क्राफ्ट अपने साथ नासा के 400 पाउंड से अधिक कार्गो और चालक दल की आपूर्ति की अंतरिक्ष स्टेशन तक ले जाएगा। इसके बाद यह 550 पाउंड से अधिक के कार्गो के साथ पृथ्वी पर वापस आएगा। इसमें पुनः उपयोग में लाए जाने वाले नाइट्रोजन ऑक्सीजन रिचार्ज सिस्टम टैंक भी शामिल होंगे, जो स्टेशन क्रू मेंबर्स के लिए सांस लेने योग्य हवा प्रदान करेंगे। अंतरिक्ष स्टेशन से आने जाने के लिए नियमित उड़ानों के लिए बोइंग के क्रू ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को प्रमाणित करने वाले नासा का अनक्रूड मिशन अहम डाटा प्रदान करेगा। अच्छा तो नासा की अगर बात करूं तो जुलाई 29, 1958 को ये फॉर्म्ड हुआ था। जो प्रिसाइडिंग एजेंसी थी इससे पहले नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑफ द एरोनॉटिक्स थी, 1915 to 1958 तक थी। टाइप स्पेस एजेंसी है आपका, जुरिडिक्शन आता है यूनाइटेड स्टेट फेडरल गवर्नमेंट के अंदर। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में देखने को मिलेगा, और मोटो इसका फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें तो नए बन गए थे, जिम बैंडरस्टाइन की जगह ली थी बिल नेल्सन ने, यह आपने याद रखना है, पूछा जा सकता है पेपर में। डेप्यूटी एडमिनिस्ट्रेटर है आपके पेमेला मेल रॉय, और प्राइमरी स्पेस स्पोर्ट्स हैं तो जो आपको देखने मिलता है तो जॉन F कैनेडी के नाम पे स्पेस सेंटर है, वहाँ से लॉन्च किया जाता है आपके कई सारे बोल सकते हैं रॉकेट्स। कैप कार्निवल स्पेस फोर्स स्टेशन है जिसकी अभी बात की जा रही थी, और वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस है। ओनर आपका यूनाइटेड स्टेट्स है, ये आपने याद रखना है। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट है शहरी इलाकों में बेरोजगारी दर बढ़ी है भारत में। तो देखा हाल ही में त्रैमासिक पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के आंकड़े जारी किए गए। इस सर्वे के मुताबिक शहरों की बेरोजगारी दर जुलाई-सितंबर 2020 में बढ़कर 13.3 हो गई थी। इस अवधि के एक साल पहले यह बेरोजगारी दर 8.4 थी। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने जारी किया है। जुलाई-सितंबर 2020 में 15 से 19 साल के आयु वर्ग के लिए शहरी बेरोजगारी दर 27.7% रही। इसी दौरान शहरी महिला बेरोजगारी दर 15.8, जबकि पुरुष की बेरोजगारी दर जो देखने को मिली थी 12.6% है। सर्वे के मुताबिक जुलाई-सितंबर 2020 में सभी आयु वर्ग के लिए श्रम बल भागीदारी दर 37% देखने को मिली है। जुलाई-सितंबर 2019 में यह दर कितनी थी? 36.8% थी। अच्छा नेक्स्ट न्यूज़ आती है तो कथकली से रिलेटेड है आपका, जो एक बोल सकते हैं आपका शास्त्रीय नृत्य है, 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, कि जाने माने कलाकार नेल्लियोड वासुदेवन नंबूथरी का निधन हो गया। तो हाल ही में कथकली के जाने माने कलाकार नेल्लियोड वासुदेवन नंबूथरी का 81 साल की आयु में कैंसर की वजह से निधन हो गया। वह शास्त्रीय नृत्य नाटक में नकारात्मक चुवन्ना, थड़ी, लाल दाढ़ी पात्रों के लिए पहचाने जाते थे। इसके अलावा वह वट्टमुड़ी और पेनकारी जैसी भूमिकाएं निभाने के कारण भी जाने जाते थे। काली, दुशासन और बकन जैसे नकारात्मक पात्रों के अलावा वह कुचेलन जैसी पवित्र भूमिकाएं निभाने के लिए भी जाने जाते थे। नंबूदरी संस्कृत और हिंदू पुराणों के विद्वान थे। उन्हें केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, केरल संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, केरल राज्य कथकली पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका था। केरल कई परंपरागत नृत्यों और नृत्य नाटक शैलियों का घर है, जिसमें से एक कथकली भी आता है। कथकली नृत्य भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। कथकली नृत्य संगीत और अभिनय का मिश्रण है। इसमें अधिकतर भारतीय महाकाव्यों से ली गई कथाओं का नाटकीकरण किया जाता है। अच्छा 8 नृत्यों की बात करूंगा तो भरतनाट्यम जो आपका भरतनाट्यम आता है तो ये तमिलनाडु में, कथक आता है तो ये उत्तर भारत में, खासकर आपका जो उत्तर प्रदेश वाला रीजन है वहाँ पे देखने को मिलता है। कथकली आपका केरला में, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश में, मणिपुरी आपका मणिपुर में, मोहिनी अट्टम आपका बोल सकते हैं केरला में, ओडिसी आपका उड़ीसा में, और सतारिया आपका जो देखने को मिलता है सतारिया डांस असम का है शायद से। तो ये 8 आपके क्या है
आर्ट आपके बोल सकते हैं आपके शास्त्रीय जो आपके क्लासिकल डांसेस फॉर्म है, सतारिया आपका आसाम है, शास्त्रीय, ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, दिल्ली हाईकोर्ट ने दी गर्भपात की अनुमति। तो लिखा हुआ है कि हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महिला को उसके 22 सप्ताह के भ्रूण का चिकित्सीय गर्भपात कराने की अनुमति दी है। दरअसल भ्रूण में गंभीर विकृति सीरियस एबनॉर्मलिटीज पाई गई थी। यदि वह गर्भावस्था को जारी रखती तो उससे होने वाली संतान को गंभीर खतरा हो सकता था। कानून के जरिए निम्न आधारों के तहत चिकित्सकीय गर्भपात कराने की अनुमति दी जाती है। माँ के शरीर, मानसिक स्वास्थ्य के लिए संभावित खतरा, बढ़ते भ्रूण के स्वास्थ्य के लिए संभावित खतरा, यदि कोई महिला रेप के कारण गर्भवती हो जाती है या गर्भ निरोधक की विफलता हो जाती है तो ये किया जा सकता है। भारत में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी MTP अधिनियम के तहत गर्भपात के लिए 20 सप्ताह की सीमा निर्धारित की है। ये आपने याद रखना है, ये पिछले साल का ही आपका था कि 20 सप्ताह की क्या है सीमा है कि उससे पहले आप क्या करा सकते हैं, अबॉर्शन करा सकते हैं। 20 सप्ताह से अधिक वाले भ्रूण का गर्भपात कराना वैधानिक रूप से अमान्य है। नेक्स्ट न्यूज है, अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 को संसद से मंजूरी मिल गई है। तो लिखा हुआ है, मौजूदा अंतर्देशीय पोत अधिनियम 1917 को निरस्त करने और उसे बदलने के लिए संसद ने अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 पारित किया है। अब यह विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। यह औपनिवेशिक कानूनों को निरस्त करेगा और उन्हें आधुनिक और समकालीन जरूरतों के हिसाब से समुद्री क्षेत्र के विकास को पूरा करने वाले कानून के साथ बदलेगा। नियमों और विनियमों के समान रूप से लागू होने से अंतर्देशीय जलमार्गों का उपयोग करके अंतर्देशीय पोतों के जरिए व्यापार और परिवहन का निर्बाध, सुरक्षित और किफायती तरीके से सुनिश्चित किया जाएगा। इससे अंतर्देशीय जल परिवहन की क्षमता का पता लग सकेगा। साथ ही इससे कार्गो और यात्रियों की आवाजाही के लिए सड़क, रेल मार्ग के इतर पर्यावरण अनुकूल साधन के रूप में बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया है। 1917 के अंतर्देशीय पोत विधेयक को सीमित उद्देश्य वाले एक स्पष्ट और समेकित कानून के रूप में माना गया था। इस अधिनियम में कई संशोधन हुए जिनमें से एक 1977 और फिर 2007 में कुछ प्रमुख संशोधन किए गए थे। इस अधिनियम में राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के भीतर यांत्रिक रूप से चालित पोतों के लिए प्रतिबंधित आवाजाही प्रमाण पत्र की वैधता इत्यादि जैसे प्रावधान शामिल किए गए। ये नियम एक राज्य से दूसरे राज्य के भिन्न भिन्न होते हैं, जिसमें राज्यों में निर्बाध नेविगेशन और क्षेत्र के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। हाल ही में पारित विधेयक राज्यों द्वारा बनाए गए अलग अलग नियमों के बजाय देश के एकीकृत कानून को लागू करने का प्रयास करता है। नए कानून के तहत पंजीकृत प्रमाण पत्र पूरे देश में मान्य होगा और राज्यों से अलग अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। विधेयक में इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर जहाजों और उनके चालक दल के विवरण दर्ज करने के लिए एक केंद्रीय डेटाबेस बनाने का भी प्रावधान है। अच्छा नेक्स्ट न्यूज आती है, सॉल्ट सिक्रेटिंग मैंग्रोव प्रजातियों का जीनोम मिला है। तो लिखा हुआ है, SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट ऑफ द लाइफ साइंसेज भुवनेश्वर के शोधकर्ताओं ने एक समूह ने अपनी पहली बार अत्यधिक लवण सॉल्ट का स्राव करने वाली मैंग्रोव प्रजाति एविसेनिया मरीना के जीनोम अनुक्रम की पहचान की है। शोधकर्ताओं की टीम ने इस प्रजाति के लगभग 99% जीनोम का सीक्वेंस किया है और इन्हें इस प्रजाति के 81 गुणसूत्रों से जोड़ दिया है। यह सीक्वेंसिंग सूखा और सॉल्ट सहिष्णु खाद्य फसलों को विकसित करने में मददगार साबित होगी। एविसेनिया मरीना भारत के मैंग्रोव जंगलों का एक बड़ा हिस्सा है, तो ये जरूर याद रखना है, एविसेनिया मरीना। यह एक नमक स्रावित और असाधारण रूप से नमक सहिष्णु मैंग्रोव प्रजाति है जो 75% समुद्री जल में बेहतर रूप से विकसित हो जाती है। यह प्रजाति 250% से अधिक समुद्री जल की मात्रा को सहन कर सकती है। यह एक दुर्लभ पौधे की प्रजाति जो पत्तियों में पाई जाने वाली लवण ग्रंथियों के माध्यम से 40% नमक का उत्सर्जन कर सकती है। इसके अलावा इस प्रजाति की जड़ों में नमक के प्रवेश पर रोक लगाने की भी क्षमता है। आपको बता दें कि मैंग्रोव तटीय क्षेत्र के महत्वपूर्ण संसाधन है। ये पारिस्थितिकी और आर्थिक रूप से बहुमूल्य होते हैं। मैंग्रोव समुद्री और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं और तटरेखाओं की रक्षा करते हैं। इसके साथ साथ विभिन्न स्थलीय जीवों को आवास प्रदान करते हैं। तो ये थी आपका पहला पार्ट था। ये तो पहला पार्ट जो आपका ये अपलोड हो जाएगा आपका, और इसकी जो PDF है मैं कॉन्सेप्ट एकेडमी की जो आपका क्या है व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर और टेलीग्राम ग्रुप दोनों में शेयर कर दूंगा। आप हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब में अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लेना और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना। उससे होगा क्या कि जितनी वीडियो मेरे द्वारा बनाई जा रही है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती जाएंगी। इसके अलावा हम फेसबुक पे भी हैं, वहाँ पे भी आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं। हम इंस्टाग्राम पर भी, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।